हेलो गाइस, माय नेम इज़ हेमलता शर्मा एंड स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ब्रीफ कंसेप्ट फॉर यू पे। तो आज हम जुलाई 2018 नेट के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये इस क्वेश्चन सीरीज़ का पार्ट 2 है। इससे पहले इसका पार्ट 1 आ चुका है। अगर आपको वो देखना है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो आज हम टोटल 25 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। नीचे अभिकथन और तर्क के रूप में दो वक्तव्य दिए गए हैं। नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर चुनिए। तो ये 26 जो क्वेश्चन है ये असर्शन और रीज़न वाला क्वेश्चन है। तो देखते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात बहुत से अफ्रीकी एशियाई राष्ट्र स्वतंत्र हुए क्योंकि आर्थिक विकास नहीं होने के कारण उनकी स्वतंत्रता यथार्थपरक होने की बजाय अधिक औपचारिकता की ओर प्रवृत्त होने लगी। तो अगर हम बात करें असर्शन और रीज़न की, ये दोनों तो सही है, लेकिन जो रीज़न है वो असर्शन की व्याख्या नहीं कर रहा है। तो इसीलिए इसका सही आंसर होगा 2। क्वेश्चन नंबर 27। निम्नलिखित में से कौन सा जो इनमें से जो ऑप्शन है वो गलत है? तो पॉलिटिकल कंटिन्यूटी एंड चेंज, पीटर एच मर्केल, ये सही है। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स टुडे जो बुक लिखी गई है वो एसपी हंटिंगटन के द्वारा नहीं लिखी गई है, ये गलत है। तो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स टुडे जो बुक है वो लिखी गई है पावेल कारेस्ट्रॉम रसेल जे डल्टन के द्वारा। द मैन ऑन द हॉर्स बुक सैमुअल फाइनर के द्वारा लिखी गई है। मॉडर्न पॉलिटिकल सिस्टम एशिया, आरसी मैक्रीडीज, तो ये सही है। तो इसका सही ऑप्शन होगा 2। क्वेश्चन नंबर 28। किसी क्रांति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से तत्व सही है? तो जब क्रांति होती है तब संविधान में परिवर्तन जरूर होता है। तो ए ऑप्शन सही है। एक शासक वर्ग दूसरे शासक वर्ग द्वारा प्रतिस्थापित होता है, ये भी सही। राजनीतिक संस्थाओं में रूप भेद, सही। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक संरचनाओं में मौलिक परिवर्तन, ये भी सही। तो इसका सही आंसर होगा ए बी सी डी। क्वेश्चन नंबर 29। सरकार की एकात्मक प्रणाली के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? तो अगर मैं बात करूं एकात्मक प्रणाली की, तो वर्तमान में विश्व में जो ब्रिटेन है वो एकात्मक प्रणाली के लिए सबसे बेहतर उदाहरण है। तो यह राष्ट्र की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने में सर्वाधिक प्रभावी है, ये सही। प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से स्थानीय इकाइयों को प्रत्यायोजित की जाती है, ये गलत। इसमें एकल विधि निर्माण निकाय होता है, ये गलत, सही। स्थानीय प्रशासनिक इकाई संविधान से अपनी शक्ति नहीं प्राप्त करती, ये गलत। तो इसका सही आंसर होगा ए और सी। क्वेश्चन नंबर 30। अमेरिकी संविधान के किन संशोधनों में विधायी और कार्यकारी कृतियों की न्यायिक समीक्षा के संबंध में विधि की सम्यक प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है? चौथे संशोधन में, या फिर 5वें संशोधन में, या फिर 14वें संशोधन में, या फिर 16वें संशोधन में? तो इसका सही आंसर है 5वां संशोधन और 14वां संशोधन, बी और सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 31। निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन गलत है? प्रशासनिक विधि फ्रांस में, सही है। न्यायाधीशों की आजीवन नियुक्ति स्विट्जरलैंड में नहीं की जाती, तो ये गलत है। सीनेट सभा में राज्यों का एक समान प्रतिनिधित्व संयुक्त राज्य अमेरिका में दिया जाता है, ये सही। विधि का शासन इंग्लैंड में है, ये भी सही। तो इसका सही आंसर होगा 2। क्वेश्चन नंबर 32। निम्नलिखित में से किसने पॉलिटिकल डेवलपमेंट, राजनीतिक विकास की जो एक्सप्लेनेशन है, व्याख्या है, वो प्रशासनिक और विधिक विकास के रूप में की है? पॉल बैरन ने, जेम्स एस कॉलमैन ने, एडवर्ड शिल्स ने, या फिर मैक्स वेबर ने? तो इसका सही आंसर है मैक्स वेबर। क्वेश्चन नंबर 33 जो कि असर्शन और रीज़न वाला क्वेश्चन है। तो लोकतांत्रिक प्रणाली में सभी व्यक्तियों को एक समान माना जाता है और यह आम आदमी की सरकार का घोतक है, क्योंकि आम धारणा यह है कि सरकार ज़्यादातर शक्ति या विजन के नियंत्रण व प्रबंधन में कार्य करती है। तो अगर मैं बात करूँ इस क्वेश्चन की, तो अभिकथन और जो तर्क है वो दोनों सही है, लेकिन जो तर्क है वो अभिकथन की व्याख्या नहीं कर रहा है, तो इसलिए इसका सही आंसर होगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन। मैक्स वेबर के नौकरशाही के सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? तो इनमें से हमें जो सही ऑप्शन है वो चूज़ करने हैं। यह नियम आधारित युक्ति संगत नियंत्रण का लोहे का पिंजरा है, ये सही। यह युक्ति युक्त विधिक प्राधिकार का महत्वपूर्ण हिस्सा है, ये भी सही। नौकरशाही से मेधा के रूप में ज्ञान के माध्यम से प्रभुत्व अभिप्रेरित है, ये भी सही। और लोकतंत्र में इसकी सहज ग्राह्यता है, ये गलत। तो इसका सही आंसर होगा ए, बी और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन।
तो एक तरफ हमें राइटर दिए हुए हैं और दूसरी तरफ उनकी बुक्स। तो अगर हम बात करें रॉबर्ट डल की, तो रॉबर्ट डल की बुक का नाम है पॉलीआर्की, पार्टिसिपेशन एंड अपोजिशन। एस.एम. लिपसेट जिन्होंने पॉलिटिकल मैन नामक बुक लिखी है। इसका मीट कार्ल जिनकी बुक का नाम है लीगलिटी एंड लेजिटिमेसी। रोजर चार्ल्टन पॉलिटिकल रियलिटीज़ कंपैरेटिव गवर्नमेंट। तो इसका सही ऑप्शन होगा 1। क्वेश्चन नंबर 36 जो कि असर्शन और रीजनिंग वाला क्वेश्चन है। तो राष्ट्रपति शासन प्रणाली में पूर्ण कार्यकाल के लिए स्थायी शासन व्यवस्था का उपबंध है, क्योंकि राष्ट्रपति शासन प्रणाली में शक्ति का अभिकेंद्रण अंतर्जात है। तो इसका सही आंसर होगा 2। क्वेश्चन नंबर 37 जिसमें एक तरफ हमें क्रांतियाँ दी हुई है, दूसरी तरफ उनसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दी हुई है। तो इस्लामिक क्रांति जो कि ईरान में चलाया गया आधुनिकीकरण विरोधी आंदोलन है। रूसी क्रांति जिनका नेतृत्व बोल्शेविक पार्टी द्वारा किया गया। गौरवपूर्ण क्रांति इंग्लैंड में संवैधानिक सरकार की स्थापना। अगर मैं बात करूं गौरवपूर्ण क्रांति की, तो इसे 1688 की क्रांति कहा जाता है और साथ ही इसे रक्तहीन क्रांति भी कहा जाता है। तो ये जो क्रांति थी वो 1688 से लेकर 1689 तक हुई। तो इसमें क्या हुआ था कि उस समय जो ब्रिटेन के राजा थे वो कैथोलिक राजा जेम्स सेकंड थे, जिनके रूल को उखाड़ दिया गया था। और इस रूल को उखाड़ने में उनकी जो बेटी थी, प्रोटेस्टेंट बेटी मेरी, और उनके पति विलियम ऑफ ऑरेंज ने इसको बदल दिया। तो इस रिवॉल्यूशन के बाद पार्लियामेंट को काफ़ी पावर्स दी गई और पार्लियामेंट को मोनार्की को कंट्रोल करने के राइट्स भी दे दिए गए। अब हम बात करें अति नैतिक क्रांति की, जो कि चार्ल्स सेकंड की यादृच्छिक शक्ति को परिसीमित करने के लिए 1649 की क्रांति, जिसमें कि चार्ल्स सेकंड को फांसी पर लटका दिया गया था। तो इसका सही आंसर होगा 1। क्वेश्चन नंबर 38 आधुनिकीकरण को सामान्यतः निम्नलिखित में से किसके सादृश्य माना जाता है? पश्चिमीकरण के, यूरोपीयकरण के, राष्ट्र राज्य तंत्र का उदय, या फिर औद्योगिकरण के। तो इसका सही आंसर होगा 4। ABCD चारों ही ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 39 मीडिया के संबंध में निम्नलिखित में से कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। समकालीन लोकतंत्र में प्रिंट मीडिया की भूमिका हाशिए पर आ गई है, ये सही। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की भूमिका निर्णायक हो गई है, ये भी सही। मीडिया सभी राजनीतिक शासन व्यवस्थाओं में तटस्थ और निष्पक्ष रहती है, ये गलत। मीडिया के अभिकरण औद्योगिक और कॉरपोरेट समूहों के नियंत्रण में रहते हैं, ये सही। तो इसका सही आंसर होगा A, B और D। क्वेश्चन नंबर 40 एक तरफ हमें राइटर दी हुई है, दूसरी तरफ उनसे रिलेटेड अवधारणा दी हुई है। तो डाइसी की बात करें तो इन्होंने रूल ऑफ लॉ, विधि का शासन दिया था। SP हंटिंगटन जो बात करते हैं राजनीतिक क्षय की, पॉलिटिकल डिके। आलमंड अप्रत्याशित हित समूह। मैरबरी बना मेडिसन विवाद जो अमेरिका में हुआ, उसमें न्यायिक समीक्षा का कॉन्सेप्ट निकल के सामने आया। तो इसका सही आंसर होगा 1। क्वेश्चन नंबर 41 निम्नलिखित में से कौन भारत सरकार अधिनियम 1919 की एक विशेषता नहीं है? यानी कि इनमें से कौन सा ऑप्शन गलत है? केंद्र में द्विसदनीय विधानमंडल की व्यवस्था, ये सही। विधानसभा में एक निर्वाचित बहुमत होगा और उसको मंत्रियों पर कंट्रोल होगा, नियंत्रण होगा, तो ये गलत। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व न केवल बरकरार रखा गया बल्कि उसे बढ़ाया गया, ये भी सही। तो अगर मैं बात करूँ सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की, तो 1909 के एक्ट में केवल मुस्लिम्स को ही प्रतिनिधित्व दिया गया था, लेकिन जब 1919 का अधिनियम आया तो उसमें जो सिख है और एंग्लो इंडियन है उन्हें भी प्रतिनिधित्व दे दिया गया। तो इस तरह से इस प्रतिनिधित्व को बढ़ाया गया। प्रांतों और इंपीरियल विधानमंडल दोनों के लिए निर्वाचकों को बढ़ा दिया गया, ये सही। तो इसका सही आंसर होगा 2। क्वेश्चन नंबर 42 निम्नलिखित में से किसने भारतीय राजनीति, इंडियन पॉलिटिक्स का अध्ययन करने के लिए स्वतंत्रता पूर्व एवं स्वतंत्रता उपरांत सांस्थानिक फ्रेमवर्क उपलब्ध कराया? रजनी कोठारी ने, या फिर मायरन वाइनर ने, या मॉरिस जॉन्स ने, या पाल आर ब्रास ने? तो इसका सही आंसर होगा मॉरिस जॉन्स ने। क्वेश्चन नंबर 43 भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकारों के बारे में कौन से ऑप्शन सही है? इसे संविधान द्वारा संरक्षित और परिवर्तित किया गया है, ये सही। इसे सामान्य विधानमंडल प्रक्रिया द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है, ये गलत।
कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं, मौलिक अधिकार जो है, उनको चेंज करने के लिए हर हाउस यानी कि हर जो सदन है उनकी एक मेजॉरिटी का होना आवश्यक होता है। तो मेजॉरिटी का मतलब होता है कि हर हाउस के कम से कम 2/3 सदस्य। उच्चतम न्यायालय मौलिक अधिकारों का अभिभावक है, ये सही। सभी संवैधानिक अधिकार मौलिक अधिकार है, ये गलत, क्योंकि संविधान में हमें और भी काफ़ी सारे अधिकार दिए गए हैं, तो वे सभी मौलिक अधिकार नहीं होते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ए और सी। क्वेश्चन नंबर 44। तो सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मैच करना है और नीचे दिए गए जो ऑप्शन है उसमें से सही ऑप्शन को चूज़ करना है। तो मृदु राज्य, जो कि अवधारण जिससे संबंधित व्यक्ति है गुरनार मिर्डल। अभाव की राजनीति, मायरन वायनर। शासनशीलता का संकट, अतुल कोहली। विवादास्पद लोकतंत्र, सुब्रत के मित्र। तो इसका सही ऑप्शन होगा 1। क्वेश्चन नंबर 45। अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान के संशोधन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है, यानी कौन सा ऑप्शन गलत है। विधेयक संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है, ये सही। विधेयक विशेष बहुमत 2/3 उपस्थित एवं मतदान में भाग लिया गया कुल सदस्यता के 50% से अधिक द्वारा अवश्य पारित होना चाहिए, ये सही। सदनों के बीच असहमति होने की दशा में संयुक्त बैठक बुलाई जानी चाहिए, ये गलत। अगर संविधान में संशोधन होता है तो उस दशा में संयुक्त बैठक बुलाए जाने का प्रावधान संविधान में नहीं दिया गया है। राष्ट्रपति विधिवत रूप से पारित एवं अनुसमर्थित विधेयक को अपनी मंजूरी देने के लिए बाध्य है, ये सही। तो इसका सही आंसर होगा 3। क्वेश्चन नंबर 46। सन 1989 से भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों को उनके कालक्रम के अनुसार रखें और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो अगर मैं बात करूँ इस क्वेश्चन की, तो हम इस क्वेश्चन को पीछे से सॉल्व करते हैं ताकि थोड़ा इजी पड़ जाएगा। तो प्रतिभा पाटिल जी सबसे लास्ट प्रेसिडेंट रही है। APJ अब्दुल कलाम, उससे पहले KR नारायण जी, शंकर दयाल शर्मा जी एंड R वेंकट रमन जी। तो अगर हम इनके टेन्योर की बात करें, इनके कार्यकाल की बात करें, तो R वेंकट रमन जी 1987 से लेकर 1992 तक और शंकर दयाल शर्मा जी 1992 से लेकर 1997 तक। KR नारायण 1997 से लेकर 2002 तक। APJ अब्दुल कलाम जी 2002 से लेकर 2007 तक और प्रतिभा पाटिल जी 2007 से लेकर 2012 तक प्रेसिडेंट रही। क्वेश्चन नंबर 47। भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल या कौन सा अनुच्छेद पार्लियामेंट को इस बात के लिए समर्थ बनाता है कि वह राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों का मृत्यु, त्यागपत्र हटाए जाने या अन्यथा की वजह से रिक्त हो जाने पर आकस्मिकता के लिए प्रावधान करे। आर्टिकल 123, आर्टिकल 72, आर्टिकल 70 या फिर आर्टिकल 58। तो आर्टिकल 70 इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 48। या तो मार्गरेट थैचर या टोनी ब्लेयर के अंतर्गत यूनाइटेड किंगडम ने प्रधानमंत्रियों द्वारा सत्ता का जितना दुरुपयोग किया गया उसकी तुलना में सन 1989 से भारत में प्रधानमंत्रियों द्वारा सत्ता का अपेक्षाकृत कम दुरुपयोग देखा गया। तो यह कथन किनका है? अतुल कोहली का, ग्रेनविल ऑस्टिन का या फिर जेम्स मैनर का या फिर क्रिस्टोफर जेफर लॉर्ड का। तो इसका सही आंसर होगा जेम्स मैनर। क्वेश्चन नंबर 49। निम्नलिखित में से कौन भारत के उच्चतम न्यायालय का दोहरा व्यक्तित्व स्वरूप मानते हैं? एक विधिक संस्था या फिर एक लोक संस्था। ग्रेनविल ऑस्टिन, उपेंद्र बख्शी, माधव खोसला, अनंत पद्मनाभन एन रॉबिन्सन। तो इसका सही आंसर होगा 3। क्वेश्चन नंबर 50। कौन भारत निर्वाचन आयोग को स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचनों का एक प्रभावी कवच मानते हैं? एलियस्टर मैकमिलन, लॉयड सुसान रुडोल्फ या फिर RP भल्ला या M कार्टजू। तो इसका सही आंसर होगा लॉयड सुसान रुडोल्फ। तो थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।